हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, बिलियन। बिलियन से संबंधित कुछ परिभाषा है और उससे या तो परिभाषा आती है और परिभाषा अगर नहीं आती है तो उससे डेरिवेशन पूछा जा सकता है, नहीं तो न्यूमेरिकल आता है। और हम लोगों का टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2026 केमिस्ट्री में 90+ मार्क्स लाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें टॉपिक इसमें है चैप्टर नंबर फर्स्ट में, बिलियन में पराशर। पराशर क्या होता है? एक होती है अर्धपारगम झिल्ली, सेमी मेम्ब्रेन। तो अर्धपारगम झिल्ली में से शुद्ध विलायक का तनु विलयन की ओर स्वतः प्रवाह पराशर कहलाता है। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अर्धपारगम झिल्ली में से तनु विलयन का सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह पराशर कहलाता है। अथवा एक परिभाषा और है पराशर की, अर्धपारगम झिल्ली में से कम सांद्रता वाले पदार्थ का अधिक सांद्रता वाले पदार्थ की ओर स्वतः प्रवाह पराशर कहलाता है। आई होप ये समझ आया होगा। पराशर की परिभाषा क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली में से कम सांद्रता वाले पदार्थ का अधिक सांद्रता वाले पदार्थ की ओर स्वतः प्रवाह पराशर कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे पराशर दाब। पराशर दाब क्या होता है? पराशर दाब, पराशर दाब जो स्वतः प्रवाह हो रहा था अर्धपारगम झिल्ली में से, इस स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए जो विलयन पर दाब लगाया जाता है, बस वही दाब कहलाता है पराशर दाब। वह न्यूनतम स्थैतिक दाब जो पराशर की क्रिया को होने से रोकता है, पराशर दाब कहलाता है। अर्थात हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, अर्धपारगम झिल्ली में से शुद्ध विलायक का विलयन की ओर स्वतः प्रभाव को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब पराशर दाब कहलाता है। अथवा दूसरे शब्द में बोले, अर्धपारगम झिल्ली में से शुद्ध विलायक का तनु विलयन की ओर स्वतः प्रभाव को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, वही दाब कहलाता है पराशर दाब। पराशर दाब बेटा होता कितने प्रकार का है? ये होता है दो प्रकार का, अंतः पराशर और बाह्य पराशर। इससे संबंधित कुछ नियम है जो 2-3 वैज्ञानिक थे, एक बायलवान था, चार्ल्स वान डॉप ने दिए, 2 वैज्ञानिकों ने इससे संबंधित कुछ नियम दिए। वो नियम है, तो पहला नियम हम लोग देखते हैं बायल-वान डॉप नियम। बायल वान हाफ नियम, पराशर दाब संबंधी कुछ नियम, जिसमें सबसे पहले आएगा बायल वान डॉप नियम। हम सभी लोग चाय पीते हैं। चाय मोस्टली किसमें पीते हैं? ग्लास में। आज तुमको चाय गिलास में नहीं पीनी है, आज चाय बाल्टी में पीनी है। एक ट्रिक है, बाल्टी में चाय पीनी नहीं है, बाल्टी में चाय पी। इस ट्रिक का मतलब क्या है? बाल्टी। तो बायर के नियम के अनुसार या टी फॉर टेम्परेचर, बायर के नियम में क्या स्थिर रहेगा? टी स्थिर रहेगा। चाय की चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स वान डॉप नियम जो दूसरा नियम होगा वो बताएंगे आगे, चार्ल्स वान डॉप नियम में की क्या मतलब? सी, सांद्रता स्थिर रहती है। तो बायर के नियम में टी स्थिर रहता है और चार्ल्स के नियम में सी स्थिर। बायर के नियम में टेम्परेचर और चार्ल्स के नियम में सांद्रता। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा है स्थिर ताप पर किसी विलयन, स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशरण दाब
पराशर दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ताप कैसा होगा? ताप स्थिर होगा। जो पराशर दाब होगा विलयन का वो किसके समानुपाती होगा? उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। हम माना विलयन का पराशर दाब P और सांद्रता मान ले C। माना विलयन का पराशर दाब P तथा विलयन की जो सांद्रता है, सांद्रता हमने मान ली C हो तो क्या होगा? जो हमने नियम लिखा, टेम्परेचर स्थिर होगा तो P समानुपाती C। समानुपाती का अर्थ हटेगा, ये यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट होगा K C। ये होता है बायर भांटा नियम। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था विलयन की जो सांद्रता होती है, क्योंकि हम जानते हैं सांद्रता अगर मोलों की संख्या 1 मान लिया है तो सांद्रता होती है क्या होती है? मोलों की संख्या बटे आयतन। C का मान क्या होगा? A बटे B। ये C का मान भाग समीकरण 1 में रख देंगे। C का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो मिलेगा P बराबर K अपॉन B, या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं PB बराबर K। ये होता है बायर भांटा नियम। ये क्या कहलाता है? बायर भांटा नियम। अब हम लोग दूसरा नियम देखते हैं, चार्ल्स भांटा नियम। चार्ल्स भांटा नियम में हम लोगों ने ट्रिक लिखी थी, क्या लिखी थी? बाल्टी में चाय की, बाल्टी में चाय की। तो बायर के नियम में T स्थिर था, हम लोगों ने हल कर लिया। चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर होगा? की का मतलब सांद्रता C स्थिर होगा। तो बायर भांटा नियम समाप्त हो गया मेरा। अब स्टार्ट होगा चार्ल्स भांटा नियम। चार्ल्स भांटा नियम, चार्ल्स भांटा नियम। तो इसमें क्या स्थिर होगा? C का मतलब सांद्रता। तो स्थिर सांद्रता पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप को बोलते हैं केल्विन ताप। केल्विन ताप उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये क्या कहलाता है? ये चार्ल्स भांटा नियम। चार्ल्स भांटा नियम में क्या स्थिर होगा? C स्थिर होगा। तो स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अगर हमने ताप को T मान लिया और परासरण दाब को हमने पीछे माना था P, अगर परासरण दाब P और ताप T हो तो हमें क्या मिलेगा?
तो हमें मिलेगा P समानुपाती T। यहां से समानुपाती का कितना हटेगा, आएगा KT। ये कहलाता है चार्ल्स बार्टॉट नियम। तीसरा होता है आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम क्या होता है? आवोगाद्रो का नियम होता है उसमें ताप भी स्थिर होता है, दाब भी स्थिर होता है। ताप और दाब दोनों स्थिर होते हैं। तो स्थिर ताप व दाब पर आवोगाद्रो का नियम क्या होगा? स्थिर ताप व दाब पर किसी विलयन में मोलों की संख्या होती है वो उसके आयतन के समतुल्य होती है, उसके आयतन के बराबर होती है। तो आवोगाद्रो का नियम होता है V = N। मोलों की संख्या होगी उसके आयतन के समतुल्य होगी। ये कहलाता है आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम V = N। अगर इन तीनों नियमों को हम मिला दें, हमको चाहिए क्या? हमको अब आगे चाहिए होगा आदर्श विलयन समीकरण। आदर्श विलयन समीकरण हमको फाइंड आउट करना है। आदर्श विलयन समीकरण यानी ऐसा समीकरण जो सभी परिस्थितियों में सभी नियमों का पालन करे, उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन समीकरण। तो आदर्श विलयन समीकरण के लिए हमें क्या करना होगा? बायल-बार्टॉट नियम, चार्ल्स बार्टॉट नियम, चार्ल्स बार्टॉट नियम तथा जो हम लोगों ने अभी निकाला कौन सा? आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो के नियम को मिलाने का। तीनों समीकरण है, तो तीनों समीकरण को मिलाने का। तो पहला समीकरण मेरा ये था, ये मेरा तीसरा समीकरण है। पहला मेरा ये था PV और R कांस्टेंट, ये पहला समीकरण था। दूसरा था P = KT, ये दूसरा समीकरण था। तीनों समीकरणों को मिला दिया तो इधर हमें बाइनों क्या मिलेगा? P मिला, P और B। इधर मिलेगा PB और इधर क्या मिलेगा? तीनों समीकरण मिलाएंगे, इधर मिलेगा PB, इधर मिलेगा N और T, और यहां भी समानुपाती चिन्ह के, यहां भी चिन्ह के है। तो इसके लिए समानुपाती का अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आएगा, वो आएगा NT। PB = ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह देगा, यहां आएगा S। कहीं कहीं इस S को लिखते हैं R, जहां S = होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक। सार्वत्रिक गैस नियतांक। चाहे आप इसको ऐसे डिनोट करें या फिर आज डिनोट कर सकते हैं। इसका कुछ मान होता है, इस S का जो मान होता है वो मान फिक्स होता है 0.0821। यूनिट जो होती है मात्रा होता है लीटर वायुमंडल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये इसका मान होता है। इस मान को आपको याद रखना होगा। तो हमको कुल मिला के ये मिलेगा PV = MS। PV एक सूत्र ये होता है PV = M। M होती है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को हम लोग लिखते हैं भार बट्टे अनुभार, W/M S। यहां से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है,
इसके बाद जो समीकरण ऊपर था उसी में हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू N अपॉन बी और एस टी। N अपॉन बी मोलों की संख्या बटे आयतन, मोलों की संख्या बटे आयतन क्या होती है, सांद्रता। तो हमें P बराबर एक मिल जाएगा सांद्रता, और सांद्रता को किससे लिखते हैं, सी एस टी। इससे भी न्यूमेरिकल आता है। इससे संबंधित आप लोगों को न्यूमेरिकल बताते हैं। न्यूमेरिकल ये है, आइए ये समझ में आ गया होगा। ये डेरिवेशन, यहां से डेरिवेशन ये आता है, और डेरिवेशन अगर नहीं आएगा तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल आता है। लगभग हर बार पूछा जाता है इस टाइप से, या तो डेरिवेशन या तो डेफिनेशन, या डेफिनेशन डेरिवेशन नहीं आया तो न्यूमेरिकल आता ही आता है। न्यूमेरिकल देखो आपको बता रहे हैं जो लगभग हर बार पूछा जाता है। न्यूमेरिकल ये है, सत्ताईस डिग्री सेल्सियस पर यूरिया और यूरिया की मात्रा कितनी है, 5%, और ये किसमें है, भार बटे आयतन, W पर V। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया 5% बिलियन, 5% बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। तो हम लोग क्या क्या दिया गया है, जो अभी हम लोगों ने डेरिवेशन खत्म किया उसी से आधारित न्यूमेरिकल है ये। तो सबसे पहले में क्या दिया गया है, गिवन दैट जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। तो T का मान दिया गया है और T को हमें लिखना है किसमें, केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस से जब भी हम लोग केल्विन बनाते हैं तो 273 273 जोड़ देते हैं उसमें। कितना जोड़ते हैं, 273। जो तापमान डिग्री सेल्सियस में वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन। 5%। इस 5% का मतलब ये है, कोई बिलियन है अपने आप में 100% होता है, उस 100% में 5% क्या है, यूरिया। तो 100 में उसकी मात्रा कितनी है, 5, और किसमें है नीचे, आयतन। आयतन कितना है, यानी आयतन मान लिया जाएगा 100। तो जो 5% का जो अर्थ है क्या है, 5% का अर्थ है कि यूरिया की मात्रा, और यूरिया की मात्रा W कितना होगा, 100 में से 5, और किस में से, आयतन। तो आयतन कितना होगा, आयतन होगा 100 ml। 100 ml में 5000 मिलीग्राम लिए। और हमको R का मान पता ही है, R का मान या S का मान जो बिलियन नीतांक होता है, सार्वत्रिक बिलियन नीतांक, उसका मान कितना होता है, 0.0821। इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर, एटीएम, वायुमंडल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। तो हमें आयतन किसमें चाहिए होता है, लीटर में। दाब किसमें चाहिए होगा, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। ताप चाहिए होगा केल्विन में, और मोलों की संख्या चाहिए होती है। तो जबकि हमें आयतन दिया किसमें गया, हमें दिया गया ml में। तो इस आयतन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लीटर में। तो ml से लीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करना होता है, 1000 से भाग, जहां पर ml लिखा भाग क्या हो जाएगा, लीटर। 1 2 1 2, इसका से भाग करो तो 0.1 लीटर ये हो गया। यूरिया का भार, तो यूरिया का भार यहां निकालो। यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र होता है NH2 CO NH2।
का अणुभार, इसको m से लिखते हैं। n का अणुभार होता है 14, 14 तो 16, 16 ये हो जाएगा 32, 32 12 44, 44 16 60, तो यूरिया का अणुभार आएगा 60। अब हम लोगों ने सूत्र अभी सीखा था, सूत्र क्या सीखा था, सूत्र ये सीखा था हम लोगों ने, PV इक्वल टू WST अपॉन n। हमको P ज्ञात करना है, तो P B जाएगा नीचे, जाएगा WST अपॉन BM। W का मान 5 का, S का मान 0.0821, 0.0821, T का मान है 300, B आयतन 0.1, M अणुभार कितना, अणुभार आएगा 60, अणुभार आया 60। इसको देखो हल करो, इस दशमलव से ये 0 कट जाएगा, 1 2, तो दशमलव यहां से 1 2, 2 अंक यहां जाएगा। इस 5 का असर करो, 5 में 15, 15 इंटू यहां आएगा 8.21, नीचे 6, तो 3 से काट देंगे, 3 नीचे 3, 5 का असर करो गुणा, 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो गुणा आएगा आपका इतना, P इक्वल टू 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 5 40, 40 और 1 41, दशमलव 2 के बाद है तो 2 को ध्यान रखें, बटे 2 का भाग इसमें, तो आएगा 2 4 0 और यहाँ 1 10, 2 पंचे 10 और 2 4, कितने 8। तो आई होप समझ में आया होगा। इस टाइप से न्यूमेरिकल हर बार लोग पूछा जाता है, तो ये समझ में आया होगा। अगर न्यूमेरिकल लॉ थ्योरी आपको समझ में आई होगी, अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके।